सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मैं अभी तक सिर्फ डीएलएड की वीडियोस डालती थी या फिर कोई न्यूज़ होती थी डीपीएससी डीएलएड या बीएड से रिगार्डिंग उसकी बुक्स या उसके सिलेबस से रिगार्डिंग, या मैं कुछ टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करती थी अभी तक। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं 6 to 8 के लिए भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी सोशल स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप लोग सपोर्ट करना। और इस चीज़ के बारे में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया था कि मैं हफ्ते में एक दिन डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूंगी जो होगा मंडे, फिर वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे में 3 दिन 6, 7, 8 की मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। उसमें मैं एसएसटी आपको पढ़ाऊंगी, एसएसटी 6 to 8 के लिए। उसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अगर आप कोई सोचेगा कि आप मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाऊंगी या हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाऊंगी, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऐसा हमने सिर्फ अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, टॉपिक सब में सेम होते हैं, चैप्टर सब में सेम होते हैं। जो स्टोरी इंग्लिश में है वही हिंदी में होगी, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या होती है, वो रिटर्न अलग स्क्रिप्ट में रिटर्न होती है और वो दूसरी में अलग में लिखी होती है। मतलब एक एक क्वेश्चन सेम होता है, एक एक वर्ड सेम होता है। ठीक है, हमें मेन क्या है, हमें मेन है मीनिंग समझना। तो मैं इंग्लिश की चैप्टर्स के थ्रू, इंग्लिश की पीडीएफ के थ्रू मैं आपको बायलिंगुअली समझाऊंगी, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप हिंदी में इंग्लिश मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट। हम स्टार्ट करेंगे आज 6 के लिए, क्योंकि आज वेनसडे है तो हम 6 की वीडियो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने लिया है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट होगा, कोई पार्ट्स में मैं वीडियो अलग अलग अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है, तो आज मैं 6 से स्टार्ट करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर से। ठीक है, तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक एक वर्ड का मैं आपको साथ में मीनिंग बताऊँगी। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक की सबसे एक अच्छी बात यह है कि स्टोरीज से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं भी आपको स्टोरीज के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सब अब स्टार्ट करते हैं, मैं रीड कर देती हूँ। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजर्स इन इंडिया। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि इंडिया में कितने ज़्यादा विलेजेस हैं। 6 लाख से ज़्यादा हमारे पास इंडिया में विलेजेस हैं, क्योंकि इंडिया एक रूरल कंट्री है। तो यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पे गांव हैं। तो हर एक गांव में कितने सारे लोग होंगे वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो सबको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबको पानी की ज़रूरत होगी, बिजली की ज़रूरत होगी, रोड्स की ज़रूरत होगी। तो इन सब की ज़रूरत को पूरा करना एक छोटा टास्क, एक आसान टास्क नहीं है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डेल्ट विद इट। और इसके साथ साथ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाइयाँ भी होती हैं कि ये ज़मीन मेरी है या फिर ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ तेरी है। तो इस चीज़ के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं जिसे हमें मैनेज करना होता है, यानी संभाल के रखना होता है। A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at work of 2 rural administrative office in details. यानी इस चीज़ को डील करने के लिए क्या क्या किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि इस चैप्टर में क्या है। और अब देखो, इस चैप्टर में हम जैसी बुक ओपन करेंगे, आप अपने बुक में ओपन कर सकते हैं चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पेज नंबर, अभी पेज नंबर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें कि 2 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 लोगों के साथ हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, मैंने पीछे इसे हाईलाइट करा है, ये लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन को आप अभी ध्यान से देखना और मैं साथ में बताऊंगी कि ये क्या है। देखिए, अब इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा है, अ क्वेरल इन द विलेज, यानी कि गांव में एक लड़ाई का सीन दिखाएंगे, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करेंगे। और ये लड़ाई किस चीज़ पे है, देखो लड़ाई के लिए एटलीस्ट 2 लोग तो होते ही हैं लड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग दिखा रखा है। तो मोहन की बात है यहाँ पे और रघु की बात है। मोहन और रघु की एक स्टोरी है। तो मोहन इज़ अ फार्मर, मोहन एक फार्मर है, एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि उसके परिवार का क्या है, एक छोटा सा खेती बाड़ी करते हैं, एक छोटी सी जगह में वो खेती बाड़ी करते हैं और ये कई साल से खेती बाड़ी का काम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिम बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल अ बंड। तो
इस मोहन के साथ में ही किसका फील्ड है, रघु का फील्ड है। अब ये किससे सेपरेटेड है, जो मैंने आपको ऊपर डिवीजन दिखाया था, लाइन दिखाई थी, इसको बोलते हैं बंड। ये बाउंड्री है एक तरह से, यानी कि इधर की बात तुम्हारा हिस्सा, इधर से पहले का मेरा हिस्सा। तो रघु और मोहन का लैंड ऐसे सेपरेटेड है। एक सुबह क्या होता है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। यानी कि मोहन क्या देखता है कि मेरी ज़मीन और उसकी ज़मीन के बीच में जो लाइन थी वो रघु ने शिफ्ट कर दी है। और मोहन का लैंड जिससे क्या हुआ, मोहन का लैंड जिससे कम हो गया और रघु का लैंड जिससे ज़्यादा हो गया, यानी कि मोहन को और ज़्यादा लैंड मिल गया। ठीक है, सॉरी नॉट मोहन, रघु को और ज़्यादा लैंड मिल गया है। ठीक है, ही मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ इन हिज ओन फील्ड। उसने मोहन के लैंड को कम कर दिया और अपने लैंड के साइज को बढ़ा दिया। ठीक है, अब मोहन वॉज वेरी एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। अब देखिए मोहन इस बात से गुस्सा हुआ, ऑब्वियसली कोई भी इस बात से नाराज़ हो जाएगा, लेकिन वो डरा भी हुआ था। वो डरा हुआ क्यों था वो देखते हैं। क्यों, क्योंकि रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो अ सरपंच ऑफ द विलेज। क्यों, क्योंकि रघु की फैमिली के पास बहुत सारे फील्ड थे, यानी कि बहुत सारे खेत थे, इसका मतलब वो रिच भी होंगे। और साथ ही साथ उसके अंकल जो थे वो सरपंच थे विलेज के। सरपंच का मतलब आपको पता होगा, जो लीडर होता है, हेड बनाया जाता है, बेसिकली एक गांव का हेड बनाया जाता है कि जो सारे मसले या सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाता है। अभी सरपंच का मतलब टॉपिक है पंचायती राज, वो मैं आपको भी पढ़ा दूंगी आगे किसी वीडियो में, लेकिन अभी आप मेन समझ लो, वो सरपंच था रघु का अंकल। तो इस वजह से मोहन थोड़ा बहुत डरा हुआ था इस बात से, बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर पे चला गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। अब उनके बीच में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, बहुत लड़ाई का माहौल बन गया, बहुत टेंशन का माहौल बन गया था। पर रघु ने, अब क्या हुआ, जब लड़ाई होती है जिसकी गलती होता है, ऑब्वियसली वो तो बोलेगा नहीं कि ना कि मैंने चोरी करी है या गलती मेरी है। तो ऐसे ही रघु ने करा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरी गलती है, मैंने वो जो बंड है, बंड मैं आपको बता चुकी हूँ, बंड मतलब वो लाइन, एक डिवीजन कि इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा मेरा है, कि ये मैंने हिलाया है, इसकी लाइन मैंने चेंज करी है। उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैंने मूव नहीं करा। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। अब क्या हुआ, रघु ने क्या करा, रघु उस बेटा था, मतलब रघु के पास बहुत सारे खेत थे और उसके अंकल थे सरपंच। अब उसने क्या करा, अपने कुछ मदद करने के लिए उसने कुछ लोगों को बुलाया, तो उन लोगों ने क्या करा, मोहन पे चिल्लाना शुरू करा और मोहन को मारना शुरू करा। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. अब क्या हुआ, जैसे गांव होते हैं, गांव में पड़ोसी बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो आप सबको पता होगा। मैं उसकी वो नहीं कह रही कि अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरों में हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि रूरल एरियाज़ यानी कि गांव में जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, उनको कमोशन यानी कि कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे होता है ना कि लड़ाई हो रही है तो हमें आवाज़ें आती हैं, तो वो सब उन्होंने सुना और वो जल्दी से उस जगह पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि मोहन की तो पिटाई हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, वो उसको अपने साथ ले गए। He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of his neighbors. अब उन लोगों ने क्या देखा कि जो मोहन है उसके बहुत ज़्यादा सर और हाथ में चोट लगी हुई थी। फिर उसको क्या हुआ, उसको मरहम पट्टी करी, फर्स्ट एड दिया, उसके पड़ोसियों ने फर्स्ट एड दिया। His friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. अब क्या था, मोहन का एक फ्रेंड था, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने क्या बोला कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन मतलब अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, रघु के खिलाफ। ठीक है, अदर्स वर डाउटफुल इन दिस वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दैट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। अब गाँव के लोगों को क्या लगा, गांव के लोगों ने बोला कोर्ट कचहरी का चक्कर है, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, काम कुछ होगा नहीं। तो ये सब उन लोगों ने बोला और बोल रहे थे कि आइडिया अच्छा नहीं है, मतलब टाइम तो वेस्ट होगा, पैसे भी जाएंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. अब क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं ना कि मेरा फैमिली में ये इतने बड़े पोस्ट पे, वो इतने बड़े पोस्ट पे है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों ने बोला कि रघु ने भी अभी तक पुलिस स्टेशन में पहले इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसा ऐसा कुछ केस हुआ है, अब वो आएगा, संभाल लेना उसे। तो मतलब लोगों ने बोला कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, रघु के बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, कोई फ़ायदा नहीं।
After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the accident. फिर बाद में क्या हुआ, डिसाइड हुआ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इसमें फैसला क्या आया कि नहीं भाई जाना चाहिए, मोहन को जाना चाहिए और उन लोगों के साथ जाना चाहिए जो गवाह हैं जिन्होंने देखा है मोहन को पिटते हुए। तो अब पुलिस स्टेशन का यहाँ पे सीन आता है, तो देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, एक पुलिस ऑफिसर है और ये मोहन है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, one on the way to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend more money and go to the main police station in the town? तो एक बंदे ने पुलिस स्टेशन, जब वो लोग जा रहे थे मोहन और बाकी नेबर्स, उन्होंने बोला कि हम किसी और पुलिस स्टेशन में चलते हैं, मतलब किसी शहर के पुलिस स्टेशन में चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग काम कर देंगे। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ आती है कि उसने, मोहन ने बोला कि ये पैसों की बात नहीं है, हम सिर्फ यहीं पे अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं इस पुलिस स्टेशन में क्योंकि हमारे अंडर आता है। तो इससे हमें एक बात समझ आई कि हर एक एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे हम अपनी कोई भी रिपोर्ट है, हमें एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ भी इंजरी है, लड़ाई हुई है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वहीं पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। इसका मतलब है कि ये फिर उस पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन पुलिस मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंक्वायर करे, पूछताछ करे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करें यानी कि जांच पड़ताल करें और उसके खिलाफ एक्शंस लें, और जो भी वो केस है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड केस है, उसके खिलाफ वो जांच पड़ताल करें, ठीक है। अब पढ़ते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या वर्क होता है। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down the minor complaints and देन इन्वेस्टिंग देम। अब इसके बाद क्या हुआ, पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ, जब वो लोग गए, मोहन गया, तो उसने SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ था, SHO बैठा हुआ था, उसके पास गया और उसने उसे सारी केस बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ, और उसने बोला कि मैं अपनी कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ और आप वो कंप्लेंट लिख लो। तो SHO ने उसे गुस्से में भेज दिया वहाँ से कि मेरे इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इतनी छोटी सी तो लड़ाई हुई है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, अब मैं इस कंप्लेंट को वो भी लिखूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ और इस पर इन्वेस्टिगेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसने उसे मना कर दिया, उसकी केस नहीं लिखी और उसको ऐसे बोल दिया। मोहन शोन हिम हिज इंजरीज अबाउट द SHO एंड डिड नॉट बिलीव हिम। उसने उसे अपनी चोट भी दिखाई कि देखो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने मुझे, मेरे साथ मारपीट भी हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन SHO ने क्या कि मैं तुम पे बिलीव नहीं करता, तो उसने उसकी बात का बिलीव नहीं करा। Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. अब मोहन कंफ्यूज हो गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, और उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसकी कंप्लेंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस। उसने, वो बाहर गया और उसने अपने पड़ोसियों को भी ऑफिस के अंदर बुलाया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे नॉट रेस्क्यूड हिम, ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो जिन पड़ोसियों ने देखा था, जिनको गवाह बना के लेके गए थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी हमारे सामने से पीटा गया है और अगर ये हम इसे नहीं बचाते तो वो उसे और भी बुरी तरह से घायल कर सकते थे। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर। उन्होंने बोला कि इस केस को तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो फिर वो ऑफिसर क्या हुआ, ज़्यादा दबाव देख के उसने मान गया और उसने उस केस को रजिस्टर करा। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो उसने मोहन को बोला कि आप सब कुछ डिटेल्स वगैरह लिखो, अपनी कंप्लेंट को लिखो, और हम अगले दिन क्या है एक बंदे को भेजेंगे, कांस्टेबल को भेजेंगे, जो जांच पड़ताल करेगा कि क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या मसला था, वो हम देखेंगे।
अब मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, तो अब आपको इससे पता भी चल गया होगा कि कैसे किए जाते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स, मतलब कैसे हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, यू सो दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड, इजंट देयर अ वे बाय विच वन कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। तो हमने देखा कि ये जो लड़ाई थी ये क्रिएट करी थी रघु ने, और ये लड़ाई हुई थी रघु और मोहन के बीच। तो किस बात पे हुई थी कि ये ज़मीन मेरी है, तुमने ज़्यादा हिस्सा ले लिया, तुमने मेरी ज़मीन का हिस्सा ले लिया, इस बात पे लड़ाई थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये लड़ाई लड़ने से ही सॉल्व हो सकती थी, क्या ये किसी पीसफुल मैनर यानी शांति से, क्या हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते थे। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स वॉट लैंड इन द विलेज, क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है कि, या फिर कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि ये लैंड इतना इसका है उतना उसका है। क्योंकि अगर किसी ने लिखा ही नहीं है ये, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। ठीक है, हमने तो ये स्टोरी पढ़ी है इसलिए हमें पता है कि मोहन सच बोल रहा है, लेकिन क्या ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें कि ये लिखा हो कि ये लैंड किसका है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि है कि नहीं है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो कि पटवारी कौन होते हैं जिनको ज़मीन का हिसाब लिख के रखना पड़ता है, और जो ज़मीन से रिलेटेड काम होता है वो कौन करता है, पटवारी। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट काम है ना, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कुमगोनो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स एक्सेट्रा। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, जैसे कि लेखपाल हो गया, कनुंगो हो गया, या फिर हम कर्मचारी भी बोल सकते हैं, विलेज ऑफिसर। लेकिन अभी मैं आपको पटवारी वर्ड से, क्योंकि इन्होंने भी पटवारी वर्ड से ही एक्सप्लेन करा है, क्योंकि उस गांव में पटवारी वर्ड यूज़ होता था। ठीक है, ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि इससे एक पटवारी है तो उसे 4-5 गांव दे देते थे कि आपको 4-5 गांव का रिकॉर्ड रखना है, ज़मीन का रिकॉर्ड रखना है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। तो पटवारी जो होते हैं उस रिकॉर्ड को लिख के रखते हैं, और अपडेट यानी कि किसी ने नई ज़मीन खरीदी है तो वो उस नया ऐड करते हैं उस बंदे के नाम के सामने, या फिर जो भी अपडेट आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो उनको रखने पड़ते हैं। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कीप बाय पटवारी, यानी कि वो रजिस्टर पे सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो इससे हमें पटवारी के रोल समझ आ रहे हैं कि पटवारी का क्या काम होता है। ठीक है, द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो यानी कि इन लोगों का कि हम खेत को कैसे नापे अपना एक तरीका होता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज, यानी कुछ जगहों पे चेन का इस्तेमाल करके मेजर होता है कि ये ज़मीन इतनी है, इतने एकड़ की है। ठीक है, इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match then it would be clear that the boundary of field have been changed. यानी कि इस केस में क्या हो सकता था, इस केस में जो पटवारी है उसको देखना चाहिए था पहले लैंड का रिकॉर्ड अगर उसके पास था तो उसे अब नए ज़मीन को वापस से नापता, और उसे अगर मतलब ऊपर नीचे आ जाता डाटा, जैसे कि पहले इतना था और अब तो इतना दिखा रहा है, तो साफ पता चलता कि मोहन को तो ज़मीन कम दिखा रहा है, तो किसने करा होगा, रघु ने ही किया होगा, क्योंकि रघु का ज़मीन बड़ी आ रही है। तो वो ऐसे कर सकता था इस केस में। ठीक है, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इट्स एरिया। तो अब क्या होता है कि जिस ज़मीन पे हम कुछ उगाते हैं तो हमें गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सा देना पड़ता है, रेवेन्यू यानी कि कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो पटवारी उन पैसों को कलेक्ट करता है और सरकार को उसे वो पैसे जमा करने होते हैं, और ये भी बताना होता है कि कौन सी क्रॉप ग्रोर यानी कौन सी फसल उगाई जा रही है कौन सी जगह पे। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है हम ये भी देखेंगे। ये देखिए पटवारी के सारे रोल्स आ रहे हैं कि क्या क्या उसके काम हैं। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। ये क्यों किया जाता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि ये ज़मीन इतनी इसकी है, उतनी उसने न्यू खरीद ली। ठीक है, और इसको साथ साथ उसे अपडेट करना होता है। फार्मर में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और सम वन में डिग अ वेल समवेयर
एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि किसने नई ज़मीन खरीदी है, किसी ने कुछ अपने चेंजेस करे हैं, किसी ने नई फसल उगाई है, तो ये सारा भी हमें ट्रैक रखना पड़ता है। किसको? पटवारी को। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। अब पटवारी के ऊपर कुछ बड़े लोग होते हैं, बड़े अफसर होते हैं जो पटवारी पे नज़र रखते हैं कि हाँ ये सही से काम देख रहे हैं कि नहीं काम देख रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे जो एरिया है, जैसे कि हमारी कोई स्टेट है या फिर इंडिया को अगर हम बेसिकली माने तो हम इंडिया को कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट में उसको बांट दिया गया है। तो जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का हेड बनाते हैं, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4-5 एरिया आते हैं, तो इस 4-5 एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट मान दिया और इसके ऊपर एक हेड होगा जो भी इस कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स को देखेगा। ठीक है, अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी आके छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है जिसको हम तहसील भी बोल देते हैं। वैसे तो अलग अलग नाम होते हैं, तहसील, तालुका, इन सबको नाम होते हैं अलग अलग, तो इन हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। तो इन सब का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, यानी कि जो भी पैसे होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं तहसीलदार, जो पैसे कलेक्ट करता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है उसे वो भी सुलझाने पड़ते हैं, उसे वो झगड़े सुनने भी पड़ते हैं। They also supervise the work of पटवारीज and ensure that the records are properly kept and land revenue is collected। तो ये जो तहसीलदार होते हैं ये पटवारी पे भी नज़र रखते हैं और वो ये देखते हैं कि ये लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, रेवेन्यू यानी कि पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records, students can obtain देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो जो भी सरकारी काम होते हैं, जैसे कि फार्मर को अपना ज़मीन का रिकॉर्ड रखना है कि मेरी इतने पास ज़मीन है, तो उसकी फाइल्स वगैरह होती हैं, वो फार्मर्स को मिल रही हैं कि नहीं, किसान को मिल रही हैं कि नहीं। जैसे और क्या सरकारी काम होते हैं, हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना होता है या और डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, ये भी पटवारी के काम होते हैं। तो ये सब हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हियर्ड। तो इन तहसीलदार के ऑफिस में ये सारे जमीन वमीन के झगड़े जो होते हैं ये भी सुलझाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अ डॉटर्स विश एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, पोयम हम देख लेते हैं। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर टू एक्सेप्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम। इट इज़ नॉट very womanly, I am told, but I am really want a place of my own, not dowry or silk and gold। यानी कि इसमें एक डॉटर यानी कि एक लड़की बोलती है कि ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर मेरे पापा को किस में मिला है, वसीयत में मिला है उनके पापा से, और वो ये कहते हैं कि ये जो आगे घर है ये मेरे भाई को मिल जाएगा, लेकिन मेरा और मेरी मदर का क्या होगा। तो वो ये बोलती है कि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे सिल्क नहीं चाहिए, बट मुझे मेरा हिस्सा चाहिए जैसे अगर मेरे भाई को मिला है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो ये बताती है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी वो लड़कों को मिलती थी, यानी कि लैंड की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब चेंजेस आए हैं, लड़कियों को भी लैंड दिया जाता है। तो ये पोयम है, एक रिफ्लेक्ट कर रही है एक लड़की के थॉट्स को। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है। तो अब न्यू लॉ देखेंगे, अ न्यू लॉ, और ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। और ये बात मैं आपको पहले बोलना भूल गई कि अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने पास बुक ज़रूर रखना, बुक और पेंसिल। और जो मैं बोलती जा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, या तो हाईलाइटर वगैरह आप कुछ रख लियो और इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते रहो, ताकि आप बाकी अगर फ्यूचर में पढ़ते हैं उस बुक से तो आपको इजीली समझ आ जाए और वो मेन पॉइंट्स आप पढ़ सकें। तो न्यू लॉ क्या था? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट में क्या था? ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। और जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि इसका ये ज़मीन है, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक लड़का आएगा जिसके पास ज़मीन है। और अगर मैं बोलूँ कि वुमेन्स, तो वुमेन्स आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी कि वुमेन्स जो हैं वो तो बस खेतों में काम करती हैं, लड़कों की हेल्प करती हैं, बेशक वो उनके फादर हो या उनके हस्बैंड हो या जो भी हो, वो उनकी हेल्प करती है, लेकिन ओनर कौन होता है? एक लड़का। ठीक है, आज तक यही चलता आ रहा था। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन। तो हिंदू गर्ल्स को वो नहीं मिलता था, लैंड नहीं मिलता था, और उनके फादर की डेथ के बाद उनके ब्रदर्स को मिल जाता था, ऐसे उनके ब्रदर के बाद उनके बच्चों को मिल जाएगा। तो यही चलता आ रहा था। तो अब इस लॉ को चेंज कर दिया गया है। अब
in the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. तो अब क्या होगा, इक्वल शेयर मिलेगा, चाहे वो सन हो, डॉटर हो या फिर उनकी वाइफ्स हो या मदर हो, उनको बिल्कुल इक्वल शेयर मिलेगा. द सेम लॉ विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. यानी कि यूनियन टेरिटरी और कंट्री सब में ये लॉ अप्लाई होगा, लागू होगा. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. यहाँ पे एक और स्टोरी दी गई है कि सुधा सबसे बड़ी लड़की है एक किसान की फैमिली की, यानी कि फार्मर्स की फैमिली में एक लड़की, सबसे बड़ी लड़की है, उसका नाम है सुधा. शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज. तो उसकी शादी हो चुकी है और वह पड़ोस के गांव में रहती है. आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क. तो उसकी फादर के डेथ के बाद सुधा अपनी मम्मी की हेल्प करने आती है. हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द रिकॉर्ड. तो उन्होंने उसकी फादर की डेथ के बाद उसकी मदर ने पटवारी को बुलाकर सुधा अपना और सब बच्चों का नाम उसमें जुड़वा दिया है. ठीक है. सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. तो जो भी खेती का काम होता है ना सिर्फ ब्रदर के साथ बल्कि वो अपनी बेटी के साथ भी और लड़कों के साथ वो मिलके करती है. सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑन द लैंड. तो यानी कि अगर उसे फ्यूचर में भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है पैसों से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड, तो वो उस लैंड का यूज़ कर पाएगी क्योंकि उसका खुद का पूरा अधिकार है. ठीक है. तो यही है इस चैप्टर में हमने देखा. कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ये आप लोग कर लेंगे. मैं भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है. चैप्टर समझ आया तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन आए तो, अगर वीडियो समझ आए तो बहुत ही अच्छी बात है. वैसे तो मैंने ट्राई करा है कि आपको क्लियरली वीडियो समझ आ जाए. अगर फिर भी आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर कोई सजेशन होता है तो आप वो भी बता सकते हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.